अभी तक हमने पढ़ा था प्राग ऐतिहासिक काल के बारे में, प्री हिस्टोरिक एज, लेकिन अब हम पढ़ने जा रहे हैं प्रोटो हिस्टोरिक एज, आद्य ऐतिहासिक काल। और इस काल के बारे में आप सब लोग जानते ही हैं कि इसमें जो पुरातात्विक साक्ष्य मिलते थे उनके साथ साथ कुछ लेख भी मिले हैं, लेकिन अभी तक उन्हें पढ़ा नहीं जा सका है। तो इस जानकारी के साथ एक जानकारी और ऐड कर लीजिएगा कि इसमें जो भी लेख मिले हैं कोई साहित्यिक लेख नहीं है, वो किसी मोहर, किसी चित्र इनके ऊपर लिखे हुए मिले हैं और जिन्हें अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। सो हेलो एवरीवन, दिस इज शिवानी फॉर मेक्स द ऑल थिंग्स इजी टू यू। अगर हम आद्य ऐतिहासिक काल की बात करते हैं तो इसमें सबसे पहले ये जानना आवश्यक हो जाता है कि इस काल के अंतर्गत कौन सी सभ्यता को पढ़ा जाता है, कौन सी सिविलाइजेशन है जो इसके अंतर्गत पढ़ी जाती है। तो वो है हमारी इंडस वैली सिविलाइजेशन, हड़प्पा सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, जो आद्य ऐतिहासिक काल के अंतर्गत पढ़ी जाती है। और इसका टाइम पीरियड 2350 से लेकर 1750 बीसी माना जाता है। लेकिन हम ऐसे ही नहीं बोल सकते हैं कि हड़प्पा सभ्यता का जो कालक्रम था वो 2350 से लेकर 1750 तक माना जाता है। अलग अलग इतिहासकार हैं जिनके अलग अलग मत रहे हैं। जैसे देख लेते हैं थोड़ा सा। जैसे मार्शल का कहना है कि 3250 बीसी से लेकर 1750 बीसी तक इसका कालक्रम था। उधर व्हीलर का कहना है कि 2500 से लेकर 1500 बीसी तक इसका कालक्रम रहा है। तो इधर मेके बोलते हैं कि 2800 से लेकर 2500 बीसी तक इनका कालक्रम था। लेकिन सबसे मान्य मत, याद रखिएगा बच्चों, सबसे मान्य मत डीपी अग्रवाल का है जो कि 2350 से लेकर 1750 तक माना जाता है। अगर हम साक्ष्यों की बात करें कि जो भी हमें लेख और अभिलेख मिले हैं उनकी शैली या उनकी लिपि क्या थी, तो शैली थी उनकी बूस्ट्रोफेडन शैली। और बूस्ट्रोफेडन शैली एक ऐसी शैली होती है जिसमें विवाद होता है, जिसमें ये नहीं पता चलता कि दाएं से बाएं ओर लिखा गया है या बाएं से दाएं ओर लिखा गया है। तो यही शैली थी उस टाइम की। और लिपि की बात करें तो वो थी चित्रात्मक, और मुख्यतः देखें मूलतः तो वो भाव चित्रात्मक थी, जिसे हम पिक्टोग्राफ भी बोलते हैं। और सबसे ज़्यादा चित्र मछली के वहाँ पर प्राप्त हुए हैं और ज़्यादातर मोहरों पर यू आकृति के, यू आकार के चित्र थे। और एक चीज़ और ऐड कर लीजिएगा आप बच्चों, हड़प्पा लिपि का जो सबसे पहला नमूना था वो 1853 ईस्वी में मिला था। अगर हड़प्पा सभ्यता की खोज की बात की जाए तो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग, जिसके महानिदेशक लॉर्ड कैनिंग थे, और इसके जनक जो थे वो अलेक्जेंडर कनिंघम थे, हमने पीछे भी पढ़ा था। तो कैनिंग के बारे में तो आप जानते ही होंगे, जो पहला सिपाही विद्रोह हुआ था 1857 में, उस टाइम पे जो गवर्नर जनरल थे वो लॉर्ड कैनिंग ही थे। और भारत के पहले बनने वाले जो वायसरॉय थे 1858 में, वो भी कैनिंग ही थे। तो जॉन मार्शल भी पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के महानिदेशक ही थे। इन्हीं की अध्यक्षता में दयाराम साहनी ने 1921 में हड़प्पा की खोज की थी और राखाल दास बनर्जी ने 1922 में मोहनजोदड़ो की खोज की थी। अगर हम हड़प्पा सभ्यता के फेजेस की बात करें, इसके चरणों की बात करें, तो ये कितने चरणों से गुजरी थी? तो ये 3 चरणों से गुजरी थी, जिसमें एक था पूर्व हड़प्पाई चरण जो कि 3500 से लेकर 2600 बीसी तक माना जाता है। दूसरा था परिपक्व चरण जो 2600 से लेकर 1900 बीसी तक माना जाता है। और तीसरा था उत्तर हड़प्पाई चरण जो कि 1900 से लेकर 1300 बीसी तक माना जाता है। लेकिन अगर हम कार्बन पद्धति C14 के अनुसार देखें तो इसका सबसे मान्य चरण जो है वो 2300 से लेकर 1750 बीसी माना जाता है। हड़प्पा सभ्यता की कुछ समकालीन सभ्यताएं भी थीं, जैसे मेसोपोटामिया या सुमेरिया की सभ्यता जिसे कहा जाता है, जो कि दजला फरात घाटी में थी और वर्तमान में ये इराक और कुवैत क्षेत्र में है। और दूसरी सभ्यता थी मिस्र की सभ्यता जो कि नील नदी घाटी में थी। और ये एक ऐसी सभ्यताएं थी दोनों जिसके साथ हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे वो व्यापार भी किया करते थे। अगर हम नामों की बात करें कि इस सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता क्यों कहा जाता था या फिर अन्य किन नामों से इस सभ्यता को जाना जाता है, तो हड़प्पा सभ्यता कहे जाने का इसका मुख्य कारण ये था कि जब स्थलों की खोज हो रही थी, जब उनकी खुदाई हो रही थी, तो सबसे पहला जो नगर था वो हड़प्पा था जो खुदाई में मिला था। उसी के ऊपर इस सभ्यता का नाम हड़प्पा सभ्यता पड़ा था। सिंधु घाटी सभ्यता कहे जाने का कारण ये था कि इसके अधिकतर स्थल जो थे वो सिंधु नदी के आसपास के क्षेत्र से, आसपास की जो घाटी थी वहाँ से बरामद हुए थे, इसीलिए इसको सिंधु घाटी सभ्यता कहा जाता है। सिंधु सरस्वती सभ्यता भी इसको इसलिए ही कहा जाता है क्योंकि वहाँ पे भी बहुत सारे स्थल मिले थे। और अगर हम बात करें कि प्रथम नगरीय सभ्यता इसको क्यों कहा जाता है, तो ये सभ्यता बहुत ही अधिक विकसित सभ्यता थी। यहाँ पे नगर इतने सुनियोजित ढंग से व्यवस्थित थे जैसे आज भी नहीं है शायद। उस टाइम पे कैटेगरी डिवाइड होती थी कि मान लीजिए उच्च कैटेगरी के लोग कहाँ पर रहेंगे और निम्न कैटेगरी के लोग कहाँ पर रहेंगे।
तो इसीलिए जो नगर थे उनको दुर्गीकृत कर दिया जाता था। हालांकि कुछ नगर ऐसे भी थे जो इस चीज़ का अपवाद थे, हम आगे पढ़ेंगे ये सारी चीज़ें। तो इसलिए इसको एक विकसित सभ्यता माना जाता था, क्योंकि ये वाकई बहुत विकसित सभ्यता थी। कांस्ययुगीन सभ्यता इसको इसलिए कहा जाता था क्योंकि तांबा और टिन को मिलाकर लोगों ने कांसा बनाकर यूज़ करना स्टार्ट कर दिया था, इसलिए इस सभ्यता को कांस्ययुगीन सभ्यता भी कहा जाता था। हड़प्पा सभ्यता के अगर उद्भव की बात की जाए तो इसमें भी इतिहासकारों में बहुत अधिक मतभेद है। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि हड़प्पा सभ्यता के जो जनक थे वो विदेशी मूल के थे, कुछ का मानना है कि आर्य थे, कुछ का द्रविड़ और मानना है, तो कुछ का मानना है कि स्वदेशी ही मूल के थे। बहुत सारे मतभेद हैं, चलिए थोड़ा थोड़ा सबको जानते हैं। अगर हम विदेशी उत्पत्ति की बात करें तो गार्डन चाइल्ड, व्हीलर और कौशाम्बी ये कुछ इतिहासकार ऐसे थे जिनका मानना था कि मेसोपोटामिया, मिस्र और हड़प्पा इनके जो जनक थे वो एक ही मूल के थे। इन इतिहासकारों का ये दावा है कि मेसोपोटामिया जो सभ्यता थी वो हड़प्पा से प्राचीन थी और वो लोग मिस्र होते हुए यहाँ पर आए थे और ये सभ्यता विकसित की थी। आर्यों से उत्पत्ति की अगर बात की जाए तो लक्ष्मण स्वरूप सहाय और रामचंद्रन जैसे जो इतिहासकार थे उनका मत था कि ये जो हड़प्पा सभ्यता के लोग थे इनकी उत्पत्ति आर्यों से हुई थी। लेकिन यहाँ पर कुछ विरोधाभास भी हैं, क्योंकि आर्य जो थे वो ग्रामीण थे और हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे वो शहरी थे, तो यहाँ पर थोड़ा विरोधाभास देखने को मिलता है। और अगर हम द्रविड़ों से उत्पत्ति की बात करें तो आर डी बनर्जी जैसे इतिहासकारों का मानना था कि हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे वो द्रविड़ों से उत्पन्न हुए थे, परंतु यहाँ भी वही सेम विरोधाभास देखने को मिलता है, क्योंकि द्रविड़ भी ग्रामीण थे और हड़प्पाई जो थे वो शहरी थे, सो ये भी ठीक नहीं बैठता है। चलिए अब स्वदेशी से उत्पत्ति का देख लेते हैं। अमलानंद घोष, थापर जैसे इतिहासकारों का मानना है कि ये जो लोग थे वो स्वदेशी से ही उत्पन्न थे, और ये सबसे अधिक मान्य मत है, क्योंकि इन विद्वानों ने ऐसे कुछ साक्ष्य दिखाए हैं जो ये साबित करते हैं कि हड़प्पा सभ्यता जो थी वो स्वदेशी से ही उत्पन्न थी, तो ये सबसे अधिक मान्य मत माना जाता है। हड़प्पा सभ्यता पर जो विदेशी प्रभाव दिखाई देता है कि हड़प्पा सभ्यता के जो जनक थे वो विदेशी मूल के थे, तो इसके लिए कुछ सिमिलैरिटी दिखाई जाती हैं जो हड़प्पा सभ्यता में और मेसोपोटामिया की सभ्यता में एक साथ मिलती हैं देखने को। वो क्या है वो हम देख लेते हैं थोड़ा सा। देखिए, दोनों ही सभ्यताएं नगरीय सभ्यताएं थी, मेसोपोटामिया की भी और हड़प्पा सभ्यता भी नगरीय सभ्यता थी, और दोनों की ही अर्थव्यवस्था और व्यापार जो था वो कृषि पर आधारित था। अगर हम घरों के निर्माण की बात करें तो दोनों ही सभ्यताओं में जो घरों का निर्माण हुआ था वो ईंटों से हुआ था, और दोनों ही सभ्यताओं में पहिए वाले वाहन जो थे वो प्रयोग में लाए जाते थे। अब अगर कुछ समानताएं पाई जाती हैं तो इसके साथ कुछ असमानताएं भी पाई जाती है, जिससे ये पता चलता है कि दोनों सभ्यता सिमिलर नहीं थी। जैसे मेसोपोटामिया की सभ्यता में जो शहर होता था उसको रक्षित करने के लिए दीवार का निर्माण किया जाता था, लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता में होता क्या था कि घरों को रक्षित करने के लिए एक दीवार का निर्माण किया जाता था। अगर हम व्यापार की बात करें तो मेसोपोटामिया में जो व्यापार था वो अधिकतर जो मूल्यवान वस्तुएं होती थी या मनके होते थे उनके द्वारा किया जाता था, और अगर सिंधु घाटी सभ्यता की बात की जाए तो जो कपास होता था या फिर शिल्पकारी की कोई वस्तुएं होती थी उनके द्वारा व्यापार होता था। अगर हम लेखन की बात करें तो लेखन के साक्ष्य मिले हैं मेसोपोटामिया में, और वो भी साहित्यिक लेखन के, लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता में लेखन तो है पर वो पढ़ा नहीं जा सका है। तो ये थी हमारी सिंधु घाटी सभ्यता को लेकर कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ। कल हम इसका नगर नियोजन देखेंगे, कुछ स्थल देखेंगे महत्वपूर्ण स्थल और किनके द्वारा उनकी जो खोज की गई थी। कुछ नगर हैं जो अपवाद रहे हैं उनको भी देखेंगे। तो आई होप आप सभी को वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा हमारे चैनल को। थैंक्स टू ऑल।